संविधान भारत की संकल्पना आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर को मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर। अगली कड़ी में अभय तारे सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अभय तारे सर। सिविल सोसाइटी दुर्ग भिलाई की उपाध्यक्ष शशि यादव मैडम से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। शशि यादव मैडम। पार्क फाउंडेशन से जीवेश चौबे सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जीवेश चौबे सर। आगे बढ़ते हुए स्वागत की कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष विश्वरत्न सिन्हा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर का वो स्वागत करें। विश्वरत्न सिन्हा सर। धन्यवाद सिन्हा जी। स्वागत की अगली कड़ी में मोहंती सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो अभय तारे सर का स्वागत करें। मोहंती सर। धन्यवाद मोहंती सर। स्वागत की अगली कड़ी में कलादास डहरिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अभय तारे सर का स्वागत करें। कलादास डहरिया जी। धन्यवाद कलादास जी। स्वागत की अगली कड़ी में पत्रकार चुरामन साहू जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जीवेश चौबे सर का स्वागत करें। पत्रकार चुरामन साहू जी। जीवेश चौबे सर। धन्यवाद चुरामन जी। स्वागत की अगली और अंतिम कड़ी में मैं के ज्योति मैडम से निवेदन करूंगा कि वो शशि यादव मैडम का स्वागत करें। शशि यादव मैडम। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए आप लोग आज जिनको यहाँ सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर, मैं आपको जल्द से उनको वो माइक देना चाहूँगा ताकि वो अपने उद्बोधन से आपसे रूबरू हो सके। देवेश भाई, उमा प्रकाश ओझा जी, सिन्हा जी और संचालक सिविल सोसाइटी के हमारे साथी चिंतित समूह, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला या आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आप लोगों के बीच में आए। आप में से हर आदमी जिस विषय पर बात करना है, मुझे लगता है सब इसके माहिर हैं और सब इसको लेके चिंतित हैं। तो कोई बहुत ऐसी बात, विशेष बात मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि आज हम आखिर कॉन्स्टिट्यूशन पर 70-75 सालों बाद फिक्रमंद क्यों हैं, इस पर बात क्यों कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई
कि हम आप सब लोग ये जो समूह चिंतित है बेहतर सोसाइटी बेहतर समाज बनाने के लिए, ये सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे मूल्य पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिससे हमारा देश चल रहा है, जिससे हर नागरिक का जुड़ाव है, जिससे हर नागरिक का संबंध है। और इन 75 सालों 70 सालों के बाद भी हम उस पर बात कर रहे हैं। सोसाइटी में वो पूरी तरह वो मूल्य जो है घुला मिला नहीं। या तो ये बात हो सकती है, या तो ये है कि जिन मूल्यों के आधार पर बेहतर समाज बनना था, जिन मूल्यों के आधार पर भारत को गवर्न होना था, वो मूल्य कहीं ना कहीं खतरे में है। उन पर कोई मुसीबत आई, कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आप इन पर चिंता करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि कुछ तो वजह है कि आज हम इस पर फिक्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वजूहात आए नहीं, या संविधान शुरू से ही बहुत एक्सेप्टेबल रहा सब लोगों को। संविधान के खिलाफ, संविधान के विरुद्ध या संविधान को लेकर चर्चा संविधान के बनने वक्त ही शुरू हो गई थी और इस पर बातचीत जारी थी कि ये संविधान ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। ये बात दीगर है कि संविधान सभा ने इसको बहुत ठोक बजाकर, उन्हें बड़ी मेहनत से बहुत मीटिंग्स टू मीटिंग और चर्चा दर चर्चा करके एक एक शब्द पर बहुत बात करके हमारा ये प्रियम्बल, उसकी आत्मा संविधान की, इसको एक एक शब्द पर बहस करके बना। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये संविधान जो है वो बेहतर नहीं लगता था। इस संविधान को लेकर ये में भारतीय मूल्य देखते थे, जो भारतीय मूल्य उनको यहाँ नजर नहीं आते थे लगता, और इस पर ये इसे विदेशी मूल्यों का संविधान कहते थे। तो शुरुआती दौर में भी इस पर जो है इसके खिलाफ कुछ लोग थे। ताकत उतनी नहीं थी। आज़ादी के आंदोलन का दौर था, वो पीढ़ी थी जिसने इसको बहुत लड़के, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मूल्य परवान चढ़े थे, उसके बाद उस दौर के लोगों ने बड़ी मेहनत से इसको बनाया था। तो इसलिए ऐसे लोगों के सामने विरोध उतना मुखर नहीं हो सकता था जितना मुखर बाद में हुआ। वो पहला एक हमला था, या आप समझे पहला संविधान को लेकर वो सोसाइटी में चर्चा हुई। बनने के बाद जितनी चर्चा बनने के साथ हुई, बनने को लेकर हुई, जितनी बैठकें हुई, उसके बाद संविधान को नकारने की भी बहुत बैठकें हुई, बहुत चर्चा हुई, लेकिन कोई बात बनी नहीं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि 1976 में 76 में जब उसमें दो शब्द जोड़े गए, क्यों जोड़े गए, हम लोग इस पर बात कुछ करेंगे। उन बहसों को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे संविधान के ये जो मूल्य है, या भारत कैसा होगा, भारत की जो परिकल्पना थी, आइडिया ऑफ इंडिया, वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वो आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडिया था, वो कैसे देख रहा था कि भविष्य में भारत कैसा होगा या भारत को कैसा बनना चाहिए। वो उस पर बात हम लोग करने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग उन मूल्यों को जानते हैं सब, ऐसा कोई नई बात मैं कहने नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, 1976 में जब दो शब्द जोड़े गए, सेकुलर सोशलिस्ट, उस दौर में भी इसके खिलाफ बहुत कुछ हुआ कि नहीं, ये शब्द नहीं आने चाहिए संविधान में, जब पहले से भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो सेकुलर, हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं है। तो ये दोनों शब्द कहीं कभी किसी शब्द की ज़रूरत पड़ती है, जब जोड़े जाते हैं तो यानी कि उसकी ज़रूरत पड़ी तो कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं। शुरू की किताबों को हम देखते हैं, जब हम पढ़ते थे उस दौर में, तो मैं ये देखता हूँ कि उस ज़माने में ये जो प्रियम्बल है हमारा, जो ये प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो किताबों में लिखा नहीं होता था, जैकेट पर छपा नहीं होता था। लेकिन बाद के दिनों में हमने देखा
कि वो एनसीईआरटी की किताबें या गवर्नमेंट की किताबों को आप देखेंगे तो उन किताबों में प्रियम्बल छपा हुआ आने लगा था, यानी कि कुछ तो बात थी। हमारे दौर में जब मैं पढ़ता था तो ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कभी कभी हमारे पास छपे हुए मिलते थे, वो आखिरी पन्ने पर, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो प्रियम्बल छपा आने लगा, कुछ तो पानी बह रहा था। और आजकल फिर इस दौर में मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर संविधान को लेकर बहुत चर्चा है, संविधान को लेकर यात्राएं हो रही हैं, संविधान पर खतरे की बात है, डेमोक्रेसी पर खतरे की बात है, या दुनिया भर का। और सोशल मीडिया मुझे लगता है कि संविधान को लेकर बहुत चिंतित है, हर जगह इस पर डिस्कशन हो रहा है। तो कुछ तो बात है कि हम इस पर बात करने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं संविधान जो है उस पर कुछ चोट आ रही, जब जिस दौर में लिटरल एंट्री हो रही हो, जिस दौर में, तो उस दौर में कहीं कुछ न कुछ तो है। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि संविधान को लेकर कौन सी ताकतें, प्रतिगामी ताकतें दो तरह की होती हैं। एक अग्रगामी ताकतें होती हैं, सोसाइटी को, समाज के पहिए को आगे खींचा जाए, और कुछ ताकतें होती हैं जो समाज के पहिए को पीछे लेके जाती हैं, प्रतिगामी ताकतें होती हैं। और ये दुनिया भर में कहीं रहा कि प्रतिगामी ताकतें जब बढ़ती हैं तो वो जो सिविल सोसाइटी है, वो सिविल सोसाइटी सरकार से ज़्यादा चिंतित होती है, क्योंकि प्रतिगामी ताकतें बिना सरकार की मदद से आगे नहीं बढ़ती, या सरकार के सहयोग से चलती हैं। सरकार का रोल होता है, अब कई बार सरकार आगे होती है, कई बार सरकार पीछे से उन्हें ताकत देती रहती है, पर प्रतिगामी ताकतें, ये शक्तियाँ मौजूद होती हैं। समय के साथ, हमारे आपके एफर्ट के साथ वो बढ़ती है। एक बात और वाज़ेह है या साफ हो जाए कि संविधान बनाने का जो मौजूदा संविधान, जिसे हम दुनिया का सबसे बेहतर संविधान कहते हैं, जिनमें एक एक चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, भारत भविष्य का कैसा होगा, इस पर बहस चली है, संविधान सभा की बहस को अगर हम देखें। पर उसके पहले भी एक संविधान बन चुका था। अब उसका इंटरप्रिटेशन बहुत गलत तरीके से होता है, या हम में से ज़्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग, संविधान को जानते नहीं, और ज़्यादातर उस पर चर्चा बहुत नहीं होती, या बिल्कुल एकदम नेपथ्य में है। तो 1934 में ये पहली बार जहन में आया, उसमें नेहरू भी कहीं पीछे से हैं, पर एम.एन. राय के दिमाग में ये बात आई। सीपीआई सीपीएम के फाउंडर लोग थे, उनके दिमाग में आया कि एक संविधान सभा बननी चाहिए, संविधान पर बात करनी चाहिए। उनकी बहुत अच्छी स्टडी जो थी 1909 और 1919 रौलट एक्ट, या 9 और 19 के ये अधिनियम पर, भारत अधिनियम पर थी। मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म को भी उन्होंने ढंग से देखा था। तो ऐसे में उनके दिमाग में आया कि एक भारतीयों के लिए, भारतीयों के हित में, भारतीयों द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। उसकी एक रूपरेखा उन्होंने तैयार की। नेहरू का उनको प्रश्रय मिला, नेहरू भी चाहते थे, और उन्होंने बना के 1934 के बाद उन्होंने कोशिश किया, और 40s में लगभग उन्होंने वो ड्राफ्ट किया, कुछ ड्राफ्ट करके एक गाइडलाइन, एक आइडिया बनाया, और वो गाइडलाइन, वो आइडिया कांग्रेस पार्टी के लोग और खासतौर पर गांधी के पास गया। वो बाद में पब्लिश्ड भी हुआ, और वो बहुत उन दिनों दौरान चर्चा, पिछली पीढ़ी के पास वो चर्चा में बहुत था, पर हम लोगों को वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ कि ये इस तरह का भी कोई कोशिश है, बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और गांधी ने उसको देखा, पढ़ा, और उसके बाद गांधी ने कहा कि ये बहुत इनकलाबी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इनकलाबी है,
इस आधार पर अगर हम पूरे ड्राफ्टिंग करें तो बहुत इनकलाबी है। और एक शब्द का इस्तेमाल हुआ कि बहुत स्वच्छंद भी है। रिलीजन को लेके भी गांधी की सोच में ये था कि ये प्रतिनिधित्व जो है वो सबके जरूरत के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं करता, बहुत इनकलाबी है। और अभी भारतीय हम लोग उतने इनकलाब के लिए अभी तैयार नहीं है। हमारी डाइवर्स सोसाइटी है, कंपोजिट सोसाइटी है, हमारे यहाँ समावेशी संस्कृति की बात है। और रिलीजन को लेकर भारत के सभी लोगों में रिलीजन को लेकर बड़ी संवेदनशीलता है। और तीसरे उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ तरह तरह के रिलीजन, तरह तरह की संस्कृति, तरह तरह की भाषाएं, बहुत अलग तरह का देश है, हमारा डाइवर्स मुल्क है। तो कोई कंफ्यूजन बने तो समावेशी हो, सबको समाहित किए हो, एक एक व्यक्ति को समाहित किए हो, और सीधे बात नहीं बनेगी। दूसरी उसमें ये था कि एम.एन. राय का मानना था कि अगर पावर ट्रांसफर हो तो वो डायरेक्ट जनता को दिया जाए, बीच में किसी पार्टी को न दिया जाए, किसी लोग को न दिया जाए, उसके बीच में ट्रांसफर हो। ये बड़ा मुश्किल काम था कि जनता का कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। और संविधान में बहुत सी बातें हैं जो बाद में अमेंडमेंट में आई या आज हम महसूस कर रहे हैं, वो थी, पर समय से बहुत आगे था। ऐसा कह के गांधी जी ने उसको समझा के उसको रोक लिया कि नहीं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, बातचीत हुआ, तो तब ये संविधान की बात हुई। दूसरी बात ये कि जो प्रस्तावना हम पढ़ते हैं, संविधान सभा की बहसों को जानना जरूरी है। उसको हम जानते हैं तो आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारी परिकल्पना है कि कैसे एक छोटा सा वाक्य प्रस्तावना का जो इस चिंता में बना कि पूरा मोटा संविधान लिखित, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, इसको एक सेंटेंस में बिना फुल स्टॉप के, बिना दूसरा सेंटेंस किए, अल्प विराम कॉमा के साथ कैसे एक सेंटेंस में पूरे संविधान का सारांश जो है समाहित कर दिया जाए। ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। और ये आइडिया ऑफ इंडिया या भारत की जो संकल्पना है, परिकल्पना है, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहले जब संविधान लगभग बन के तैयार हुआ तो इस प्रस्तावना को शुरुआत के लिए ये हुआ कि इसको जो बहसें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि इसको किसी धार्मिक वाक्य से शुरू किया जाए, इसको किसी धार्मिक वाक्य से शुरू किया जाए। इस पर जो डिबेट था, इस डिबेट में ये हुआ कि अगर किसी धार्मिक वाक्य से, धर्म वाक्य से शुरू करते हैं तो ये पूरे लोगों को का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तमाम लोग छूट जाएंगे। और तमाम लोगों के आस्था के हिसाब से अगर हम इसको प्रतिनिधित्व इसका करेंगे तो संभवतः ये जो हमारा आइडिया है कि एक छोटा सा वो प्रियम्बल बने जिसमें सब कुछ समाहित हो, शायद वो पूरा नहीं कर पाएगा, फिर ये बहुत उबाऊ हो जाएगा। तो ये छोड़ दिया जाए, इसमें धार्मिक धर्म के नाम पर शुरू करना ये ठीक नहीं होगा। ये बड़ी लंबी बहस है इसमें। तो ये एक शब्द पर बात हुई, तो ये शब्द वहां से छोड़ा गया कि ये शब्द हमारे संविधान में धार्मिक किसी आस्था, किसी उसके आधार पर जो है संविधान की संकल्पना नहीं की जाएगी। और अगर किसी धार्मिक वाक्य से इस बात को अगर हम करते हैं तो आगे इसे थियोक्रेटिक स्टेट बनने के की गुंजाइश होगी, कुछ चांसेज होंगे, तो ये शब्द हटा दिया गया। दूसरा एक तजवीज़ थी, दूसरा एक था कि आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी का बहुत योगदान था।
और गांधी जी के नाम से अगर हम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पर बहस होती रही, बात चलती रही, और इसी दौरान गांधी जी की डेथ हो गई, हत्या हो गई, हत्या हो गई, शर्मनाक हत्या हो गई। तो गांधी जी के प्रति सिंपैथी भी बहुत आई। आज जैसी गांधी जी की स्थिति उस समय, क्या आप लोग अपना फोन साइलेंट मोड में डाल सकते हैं? वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आप वाइब्रेशन मोड में डाल दीजिए, साइलेंट में मत करिए। 1 घंटे का कार्यक्रम है तो 1 घंटा उसको करेक्ट। जी जरूर, ये बात बिल्कुल सही है, थैंक यू। तो गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी के प्रति सिंपैथी बहुत बढ़ गई थी। तो वही सदस्य इस मोड पर इस बात के थे, दलील दे रहे थे कि भाई गांधी जी को श्रद्धांजलि देने से इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं होगा कि उन्हें सदा याद रखेंगे हम। लेकिन इस बहस में हुआ कि ये किसी व्यक्ति के नाम से ये जो संविधान है शुरू नहीं किया जा सकता। भक्ति या व्यक्ति पूजा संविधान में नहीं होनी चाहिए, संविधान के इस सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए। इवन कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक सदस्यों की संख्या उसमें ज्यादा थी, बावजूद इसके इस पर एक मत हुए कि ये इसमें नहीं होना चाहिए और हमारा संविधान समावेशी हो, सबको समेटे हुए हो, जैसा पहले से तय हो रहा था। ये हमारा समावेशी हो और लंबे समय तक एक ऐसी बात हम कह जाएं जो लोगों के जहन में रहे, लोगों के दिमाग में रहे। तीसरी बहस धर्म को लेकर थी, रिलीजन को लेकर थी कि स्टेट और रिलीजन का रिलेशन क्या होगा। दुनिया में 2-3 तरह के स्टेट्स हैं, दुनिया में उनके अलग अलग धर्म हैं। एक जो है धर्म को मानता है, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो धर्म को मानते हैं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो धर्म स्टेट्स और ये रिलीजन दोनों अलग अलग अफेयर हैं, वो धर्म की बात ही नहीं करते, कहीं कुछ बात नहीं करते। पर हमारे उस असेंबली के लोग में ज्यादातर लोगों का ये विचार था कि हम दुनिया में तीसरे तरह के लोग हैं जहां धर्म लोगों के का हिस्सा है। समाज में धर्म को इतना नकारा नहीं जा सकता, लोगों के पास धर्म है, लोग धर्म को लेके बहुत सेंसिटिव है। तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, कोई ऐसी बातचीत रखी जाए कि लोगों के आस्था का, लोगों के विश्वास का भी हम ख्याल रखें और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो किसी के मतलब आस्थावान भी न बनने पाए, एक धर्म को का रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव ना होने पाए। इस पर बहुत बहस हुई रिलीजन को लेकर। फिर ये तय हुआ सभी सदस्यों ने, अंबेडकर जी यहाँ असहज महसूस करते थे और उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा कि मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग धर्म के प्रति इतना उदार क्यों हैं। वो असहज महसूस करते थे, लेकिन सबका अपना अपना बहुमत था और सबने निर्णय आपस में मिल के लिया। अंबेडकर जी की भी सहमति हुई। फिर ये तय हुआ कि स्टेट हमारा सेकुलर रहेगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रहेगा। अगर आपको गांधी का वो सेंटेंस याद है, गांधी से आपकी हमारी किसी की भी असहमति हो सकती है और असहमति होनी भी चाहिए, पर गांधी का था कि बाय बर्थ वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन जहां तक स्टेट का सवाल है, स्टेट सेकुलर होगा। बहस में उन्होंने हिस्सा तो नहीं लिया, वो हिस्से में थे भी नहीं, लेकिन जो गाइडलाइन उनकी तरफ से थी लोगों को, क्योंकि न कुछ रोल अदा करते हुए भी जानकारी तो लेते थे। तो एक हमारे यहाँ एक तय हुआ कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धर्म विहीन भी नहीं होगा। हमारा देश धर्म विहीन भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसका कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हम धर्म विहीन लोग नहीं हैं। स्टेट सभी धर्मों के फलने फूलने को देखेगा,
गरिमामयी जीवन जीने को देखेगा। स्टेट इस बात को चेक करेगा कि सबके कोई धर्म डोमिनेट न करने पाए, सभी लोग दूसरे धर्म का सम्मान करें। कुछ मदद की जरूरत होगी तो वो कुछ स्टेट अपनी तरफ से इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, एकेडमिक हो गए, धार्मिक, कुछ उनको जिनमें साइंटिफिक टेम्पर होगा जिस इंस्टीट्यूशन को, उसको मदद भी करेगा। लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। वरना अगर स्टेट किसी रिलीजन को देखेगा तो स्टेट के थियोक्रेटिक स्टेट होने में, धार्मिक राज्य होने में की गुंजाइश ज्यादा है। ये खतरा संविधान सभा के सदस्यों ने महसूस किया। ये हमारा कोर वैल्यू था कि हम धर्म विहीन देश नहीं, राष्ट्र नहीं है, लेकिन हमारा ये स्टेट जो है वो किसी एक धर्म के साथ नहीं होगा। भविष्य में जो भारत का निर्माण होगा उसमें स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। ये संविधान सभा में बहस के दौरान ये तय हुई। दो शब्द को लेकर और बहस हुई। इस जो हमारा ये प्रियम्बल का कोर वैल्यू है, उसमें एक शब्द था सेकुलर। हम देखते हैं कि बाद में जुड़ा, लेकिन सेकुलर शब्द को लेकर बहुत बहस हुई। सेकुलर, बृजेंद्र राय एक कांग्रेसी मेंबर थे, कानून के जानकार थे। उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश की, उन्होंने रखा संविधान सभा में कि हमारे संविधान में, प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने इस संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ें। इस पर बहुत बहस हुई, इस पर भी बहस हुई। तमाम सदस्य इस मिजाज के मिले, तमाम सदस्यों ने इस पर जो चर्चा की उसमें हुआ कि हमारे संविधान में जो लिखित धाराएं हैं, सब धाराएं जो है सेकुलरिज्म की ओर इशारा करती हैं। इवन नेहरू का एक स्टेटमेंट था कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है, हमारे संविधान की आत्मा है। ये आत्मा है, तो इसलिए ये तय हुआ कि सेकुलर शब्द न जोड़ने के बावजूद भी हमारा जो कंस्टिट्यूशन है पूरा है, क्योंकि इसमें जो अनुच्छेद हैं वो पूरी तरह सेकुलर वैल्यूज को समेटे हुए हैं और उसी पर आधारित ये संविधान बना। तो इसमें बात करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये स्पिरिट जो है इसकी, वो स्पिरिट जो है सेकुलरिज्म, इसकी स्पिरिट जो है सेकुलरिज्म है। तो ये पाया गया कि नहीं, ठीक है, ये शब्द की ज़रूरत नहीं है। संविधान का सारांश तो वही है, संदेश तो वही दे रहा है, अननेसेसरी शब्दों के प्रयोग से बचा जाए। दूसरा था कि दूसरा शब्द जो उसमें जोड़ा जा रहा था, फेडरल कैरेक्टर की बात हो रही, फेडरल शब्द जोड़ दिया जाए। इस पर भी बहुत बहस हुई और ये हुआ कि नहीं, ये अननेसेसरी एक शब्द जोड़ा जाएगा, कैरेक्टर तो हमारा वही है। इस पर बातचीत हुई और बड़ी जल्दी इसको मान लिया गया। एक शब्द और था, शुरू हो रहा था इंडिपेंडेंट, तो इस पर भी संविधान के सदस्यों ने कहा इंडिपेंडेंस शब्द कहने से जब तक ये रहेगा संविधान, हम इसमें गुलामी की बू आ रही है। हम आज स्वतंत्र हैं बताने की बहुत जरूरत नहीं है। जब हमने सॉवरेन शब्द जोड़ दिया है, रिपब्लिक और सॉवरेन जोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। सॉवरेन शब्द जो है वो ज्यादा बड़ा है और उसमें ज्यादा शक्तियां निहित है। वो इंडिपेंडेंट को शो कर रहा है, इंडिपेंडेंसी को शो कर रहा है। और इस इंडिपेंडेंस को या इस सॉवरेनिटी का पार्ट जो है, सबसे पहले नेहरू ने चर्चिल को पढ़ाया। सॉवरेन होने का मतलब वो संविधान की जो आत्मा वो कहते थे वो था। बीच में वक्त मिला तो वो आपको वो स्टोरी बताऊंगा और जानने की जरूरत है कि सॉवरेन है क्या। उसमें आपको बहुत लोगों से असहमति हो सकती है, नो डाउट। अगर असहमति है
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन में असहमति को बहुत महत्व प्रदान किया गया है, और असहमति होना किसी सभ्य समाज के लिए, किसी वो बेहतर समाज बनाने वालों के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सहमति और असहमति को जानें और उस पर बात करें। घृणा या नफरत या शत्रुता नहीं होनी चाहिए असहमति में। असहमति में ये बिल्कुल इसको गुंजाइश नहीं है, पर असहमति किसी भी बेहतर समाज के लिए बहुत जरूरी है। और एक शब्द और जोड़े जाने की बात थी, वो जो सोशलिस्ट बड़ा मजबूत था, केटी शाह बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो मेंबर थे संविधान सभा के, वो मेंबर थे। उन्होंने कहा कि इसका नेचर तय हो जाना चाहिए, हम किस तरह की एक समाज व्यवस्था अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर साफ नहीं तय करेंगे हम अपने वो व्यवस्था को, अपनी बात को, तो आगे हमारे संविधान को कैपिटलिस्ट होने की संभावना है, ये गुंजाइश है। तो हम आज बाउंड्री इसकी तय कर दें कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट सोसाइटी, इसके हम बात हैं। ये बहस का विषय हुआ। बाबा साहब को आप जानते हैं, उनसे बहुत चीज़ों में फिर शायद आपकी असहमति हो सकती है, पर मैं उन्हें अपना एडमायरर समझता हूँ कि उन्होंने बहुत स्ट्रेनियस एफर्ट इसमें किए, और उन्होंने इस पर उनकी असहमति थी, उन्होंने इस शब्द को लेकर असहमति जताई। इसलिए नहीं जताई असहमति, आगे आप देखेंगे, और जब जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है तो बाबा साहब को देखेंगे कि वो सोशलिज्म को उन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्व दिया, और उस आधार पर उन्होंने बहुत सी बातें की, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बातें आई। बाद में भी वो इस पर बहुत बात करते रहे, खासतौर पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर, लेबर एक्ट पर, जीवन बीमा, स्त्रियों के अधिकार, वो बड़ी बातें हैं, वो कभी चर्चा का अलग विषय है। लेकिन इस पर उनका ये कहना था कि आज सोशलिस्ट व्यवस्था जो है वो सबसे बेहतर हमारे पास है, लेकिन अगर कल इससे भी कोई बेहतर व्यवस्था आई तो ये फिर हम तो बांध लेंगे अपने को। आने वाली पीढ़ियों के पास ये आजादी रहनी चाहिए कि अगर और कोई बेहतर व्यवस्था आई तो उस बेहतर व्यवस्था को एडॉप्ट कर लें। आज हमारे लिए ये सोशलिज्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे भी अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। हम मोनार्की से निकले, फ्रीडम सोसाइटी से निकले, डेमोक्रेसी की तरफ आए, सोशलिज्म की तरफ पहुंचे, और हो सकता है इससे और आगे कोई अच्छी व्यवस्था मिले। तो ऐसे में ये शब्द हमें रोकना चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों ने बाबा साहब की बात मानी, या उनका ज्यादा, बहुत लोग थे जो इस शब्द को इसी आधार पर रोकना चाहते थे, लेकिन मुखरता जो है वो अंबेडकर ने इसको किया, और ये संविधान सभा ने माना। तो ये एक बड़ा डिबेट था कि आइडिया ऑफ इंडिया के लिए भारत भविष्य का कैसा होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आज के भारत की कल्पना उन्होंने की होगी, ये ऐसा भी भारत बनेगा, लेकिन ऐसा भारत बनने की उम्मीद जो है 1976, 73 से ये उम्मीद हो गई थी कि हालात कुछ गड़बड़ हैं, इसीलिए 76 में इमरजेंसी ही सही, ये दोनों शब्द जब जोड़े गए कि जब हम हमारे चश्मे से संविधान की आत्मा हम देख नहीं पा रहे हैं कि संविधान क्या कह रहा है, और हम शब्दों की बाजीगरी पे रुके हुए हैं कि हमारा संविधान तो सेकुलर नहीं है, क्योंकि उसमें सेकुलर शब्द नहीं है, पूरी धाराएं, पूरे अनुच्छेद सेकुलर हैं, उसकी बात कर रहे हैं, पर वो हमें नहीं दिखलाई पड़ा। हम सोशलिस्ट समाज बनाना चाहते हैं, ये संविधान चीख चीख के कह रहा है, पर ये शब्द नहीं है, तो हम इसके लिए बहुत दिक्कत में हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो शब्द जो है डाले गए, फिर ये कि जो नहीं देख पा रहे हैं, जिनके चश्मे का नंबर जो है ठीक नहीं है, वो देख लें इसको, और इसका भी विरोध हुआ, और आज तक विरोध जारी है। इस पर आज तक बात हो रही है कि हमारा राष्ट्र, और बाबा साहब को
इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में मुझे लगता है, मैं उनका नाम कई बार ले लेता हूँ, मुझे लगता है एक बार पढ़ने की जरूरत है। आपकी असहमति जरूर होगी, नो डाउट, लेकिन उन्हें पढ़ने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है। तो ये दोनों शब्द उसमें डाले गए, पिरोए गए। 1994 का एक डिसीजन है और अभी 2024 का भी एक डिसीजन आया इस समाजवादी व्यवस्था को लेकर। आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा कि जबरन उसमें घुसेड़ दिया गया है। किसी जस्टिस ने अभी फैसला किया है कि ये जो व्यवस्था थी 1994 में जो डिफाइन किया था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये हमारा जो स्टेट है सेकुलर है और वो सोशलिस्ट है, ये ऑलरेडी संविधान की धाराएं तय करती हैं, ये बहुत से पॉइंट इसके सेकुलर सोशलिस्ट है। इस आधार पर भी विरोध हो गया कि ये समाजवादी विचारधारा के कुछ समाजवादी विचारधारा से, ये समाजवादी जो आजकल हम देख रहे हैं, ये बंधु लोगों से नहीं है मेरा मुराद, आइडियोलॉजी से मुराद है। तो वो ठीक नहीं है संविधान के लिए। हमारे एक संचालक ने बहुत पहले कहा था कि ये भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर आधारित है, हमें भारतीय मूल्य का संविधान चाहिए। अब भारतीय मूल्य का संविधान क्या है, या आप बेहतर समझ सकते हैं। भारतीय मूल्य का संविधान चाहिए, पर अगर आप संविधान को पढ़ें, संविधान की व्याख्या करें, तो मुझे लगता है कि भारतीय मूल्य को समाहित किए हुए पूरा संविधान है। जो भारतीय मूल्य है वो इसमें समाहित है, समावेशी। हमारा संविधान समावेशी है। जब हम रिपब्लिक कह दिए, एक एक गण की बात कह दिए कि एक लोग के लिए, तो संविधान में जो दोनों बड़े शब्द थे नहीं डाले गए कि गांधी का नाम और किसी धार्मिक स्थल से शुरू करें, तो तय क्या हुआ बहस के बाद, ये जनता का संविधान है, जनता के लिए संविधान है। तो लिखा क्या गया वहां, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। किसी आस्था का नाम हटाया गया, किसी व्यक्ति का नाम रखा गया, फिर गया बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये संविधान हम भारत के लोग के लिए बना, उनका संविधान है। और एक एक अनुच्छेद में भारत का एक एक आदमी इसमें दिखलाई पड़ता है। अब वो चश्मे का नंबर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, संविधान साफ कहता है, ये किसी जाति का, किसी रेस का, किसी लिंग का, किसी क्षेत्र का, किसी रंग का नहीं, सबका प्रतिनिधित्व करता है। ये तो ये जो दो तीन शब्द थे जिनको डिफाइन किया गया, जो कोर वैल्यू में रखे गए कि भारत ऐसा बनेगा, ये कल्पना हमारे इन संविधान निर्माताओं ने उस समय ने की थी कि ऐसा बनेगा। उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो विदेशी होने का आरोप लगता है, और दूसरा इन्हीं बंधुओं ने एक बार कहा, धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए अभिशाप है। हम में से तमाम लोग ये मानते हैं कि सेकुलरिज्म भारत की आइडेंटिटी है। सेकुलरिज्म हमारी आइडेंटिटी है। थियोक्रेटिक स्टेट हमारे लिए बेहतर नहीं था। ये हमारे निर्माताओं ने ये चीजें चुनी नहीं। व्यक्ति के साथ डिक्टेटर होने की संभावना थी कि कोई तानाशाह बन जाएगा कोई संविधान। और बाबा साहब ने ये बात कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अपना मूल्य खो देगा। अब आज इसकी कसौटी पर इसे कसने की जरूरत है कि क्या सही कह गए, क्या सही उन्होंने सोचा। स्वतंत्रता शब्द सबसे पहले आता है। क्यों? सवाल उठता है, हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, पर स्वतंत्रता शब्द क्यों पहले आता है? आजादी के आंदोलन के दौरान हमने बहुत संघर्ष किया।
बहुत मुश्किल से आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो है हमने धीरे धीरे अधिकार प्राप्त किए। और आज़ादी के आंदोलन में कोई वर्ग, कुछ सोसाइटी, कुछ लोगों को छोड़ दें, ये बात दीगर है कि जिनका कोई योगदान आज़ादी के आंदोलन में नहीं था, आज वो आज़ाद भारत की तस्वीर संवारने में लगे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान तमाम जो ये मूल्य डेवलप हुए, उसमें ये संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया कि बहुत कुछ खो के हमें ये आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता की कीमत वो जानते थे, हम नहीं जानते अभी उतना, तो जानते थे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता की बात पहले की। और स्वतंत्रता में उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज देखी वो थी अभिव्यक्ति की आजादी। सबसे बड़ी चीज, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ें, और वॉल्टेयर को आप में सभी लोग जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उसने जो दस्तावेज तैयार किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त, उसका नाम था, उसको कहा जाता है मानव अधिकारों का दस्तावेज। और आप अपने संविधान को देखेंगे तो मानव अधिकारों की बात, ह्यूमन राइट की बात बहुत कदम कदम पर कही गई है, जस्टिस हो चाहे जहां, मानव अधिकारों का दस्तावेज। और उसने उसमें ड्राफ्ट किया, बहुत रिमार्केबल सेंटेंस है। उसने उसमें लिखा कि मैं जानता हूं कि आपको अगर बोलने और लिखने की आजादी दे दी जाएगी तो आप रबिश पूरा करकट लिखेंगे और बोलेंगे, बहुत जो मर्जी आए लिख देंगे, जो मर्जी आए बोलेंगे। बावजूद इसके हम आपके अभिव्यक्ति की आजादी छीन नहीं सकते, हमें वो देना ही पड़ेगा, आपको अभिव्यक्ति की आजादी देना पड़ेगा। इसी डेमोक्रेटिक स्टेट में, इसी लोकतांत्रिक राज्य में अगर बोलने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो देश को तानाशाह बनने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। और धीरे 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 लोगों की आवाज जो स्टेट को मिलनी चाहिए, उनके विरोध जो पहुंचने चाहिए, नहीं पहुंच पाएंगे तो हम फिर लुई 16 की तरफ, लुई 14 की तरफ, या फ्रांस की वही पुरानी सामंतवादी व्यवस्था के पहुंच जाएंगे। कोई डिक्टेटरशिप डेवलप करने से रोक नहीं सकता। पर मैं ये चाहता हूं कि लोग विवेक से काम लें, बोलने के पहले, लिखने के पहले लोग विवेक से काम लें कि क्या लिखना है, क्या बोलना है। यहीं आपके पास स्वतंत्रता मिलती है, कुछ पहनने की, कुछ भी खाने की, कुछ भाषा पढ़ने की, कोई चीज करने की, कहीं भी रहने की, कहीं जाने की। ये दो बात तमाम सुंदर, मैं की पॉइंट पर ही बात करता हूँ। दो बातें जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी भविष्य के भारत के लिए, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसमें आप देखेंगे कि इन चीजों में किसी खास विशेष वर्ग और संप्रदाय का ख्याल नहीं था। ये गणराज्य ये उन लोगों के लिए था जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पर ये उम्मीद है कि आप कुछ बोलने के पहले विचार करेंगे कि सोसाइटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ये क्या सूट करता है, क्या नहीं। बाबा साहब का एक और बात था, इन पर डिस्कशन तो हुआ, पर उन्होंने एक बात कही कि ये जो स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, ये हमारे कोर वैल्यूज हैं। मैं इसको मानता हूं कि ये सबसे बड़े मूल्य हैं, इसी को डिफाइन करते हैं, इसी के बदौलत हो, इसी पर हमारा स्टेट चलेगा, उसमें न्याय होगा। उनका कहना था कि ये तीन शब्द अलग नहीं है। उस डिस्कशन में जो बात आई, उस डिस्कशन में नेहरू भी इस विचार के थे कि दोनों को एक साथ देखना होगा। अगर बेहतर भारत निर्माण करना है, बेहतर भारत के बनाने की हम कोशिश करेंगे, तो स्वतंत्रता के बगैर समता का कोई मूल्य नहीं है। कोई समाज सामाजिक न्याय नहीं कर सकता अगर वहां स्वतंत्रता नहीं है।
और तीसरा शब्द था बंधुता। स्वतंत्रता और समता के बगैर जो है बंधुता का मूल्य नहीं है। तो तीनों को एक साथ जोड़ के एक चश्मे से देखने की जरूरत है। समता, कई बार हम देखते हैं समरसता इस्तेमाल कर देते हैं, कोई समानता शब्द ठीक है, पर समता जो शब्द इस्तेमाल हुआ है जो उसका, ये बहुत बहुमूल्य है। सामाजिक न्याय के हजारों पेजेस संभाले हुए ये शब्द है, और सामाजिक न्याय को ये माना गया बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट जो होता है, जो बाबा साहब या नेहरू के या संविधान लागू होने के लगभग 6 महीने हो गए। हाँ, एक बवाल वो भी मचाते हैं, और आजकल आप इस बवाल को पढ़ते होंगे कि बिना राज्यसभा बने, बिना इसके सभी वो अमेंडमेंट हो गया संविधान में, अपनी मर्जी से संविधान बना लिया गया। पर कारण क्या है? तो समता शब्द संविधान में इस आशय का है कि सामाजिक न्याय के लिए समता होना बहुत जरूरी है। जन्मना ऊंच नीच का जो सिद्धांत है उसको खत्म होना जरूरी है। रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होना जरूरी है। आप निर्देशक तक देखेंगे तो रोजगार राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो समान अवसर उपलब्ध कराए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और बाद में कुछ दिनों बाद, अभी मुझे लगता है 25 साल 20 साल पहले ये मांग उठी थी कि एक कमीशन बनाया जाए, क्योंकि वो गोल पूरा नहीं हुआ, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाए। वो बात नहीं पूरी हो गई। अब ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि वो कांग्रेस की सरकार थी जो संविधान के बारे में, संविधान निर्माण में जिसका रोल ज्यादा था, वायदे उसने किए थे, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने से वो भागी। ये बिल्कुल ओपन ट्रूथ है। पर ये उम्मीद थी कि समता मूलक समाज बनाने के लिए अवसर भी हमारे पास बराबर होने चाहिए, समान अवसर भी सबको मिलने चाहिए। शोषण की पॉलिटिक्स जो है, शोषण खत्म होना चाहिए। जन्मना ऊंच नीच का सिद्धांत खत्म होना चाहिए। धर्मवाद जातिवाद खत्म होना चाहिए, पर हुआ नहीं। मैं तो कई बार कहता हूं कि और मजबूत होता चला जा रहा है, चाहे धर्मवाद हो चाहे जातिवाद हो, उसको और मजबूती मिलती चली जा रही है। टूट बिखर नहीं रहा, मजबूत हो रहा। तो ये इन तीनों शब्दों को भीमराव अंबेडकर का कहना था कि ये जो बंधुता तभी कायम हो सकती थी जब समता हो, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि जब लोग बराबर हो गए, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, तब बंधुता आएगी। वरना इस असहज स्थिति में और इतने भेदभाव पर बंधुता संभव नहीं। एक आदमी भूखा रहेगा, दूसरा आदमी मजे करेगा, तो ऐसे में बंधुता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ के देखने की जरूरत है। इन तीनों शब्दों पर अगर खतरा है तो इस पर बहस हुई कि न्याय शब्द जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए। ये हुआ कि न्याय जिस समाज में जिसमें त्वरित न्याय नहीं मिलता वो ठीक नहीं है। और अगर आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तो उसमें एक जो वैल्यू है, जो भारत की कल्पना की गई, न्यायालय किसी दबाव, किसी प्रेशर से स्वतंत्र होंगे। पता नहीं आज है कि नहीं, ज्यादा आपको पता होगा। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश का जानता हूं, जो कहिए बता दूं, पर यहाँ तो आप जी तो पर हमारा जो कोर पहलू था, जो हमने परिकल्पना इन मनीषियों ने की थी, वो क्या की थी? कहीं कोई दिक्कत इन तीनों चीजों को लेकर आएगी तो हमारे पास न्याय होगा, जस्टिस होगा, और जस्टिस के लिए न्यायालय होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि न्याय बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, बहुत त्वरित, बहुत तेजी से उपलब्ध कराया जाएगा, और न्यायालय राज्य के दबाव से बाहर होंगे। उन पर अंकुश नहीं होगा।
पर वो निरंकुश भी नहीं होंगे। बने हुए जो सक्षम कानून है उनको लागू करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को होगी। ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ जुडिशरी में भी मैं देखता हूँ कि किसी चीज़ को अगर किसी मुकदमे की 3 तारीख में उसको बहुत खराब कहा गया और 4थी तारीख में उसी के खिलाफ ऑर्डर कर दिया। ये अजीब मज़ेदार बात है कि आपको एक अंतरिम आदेश दिया गया कि अब ये ठीक नहीं, आप आराम करिए, आपको राहत दे दी गई। अब राहत वाला तो खुश हो गया, पर वो क्या हुआ कि 2 महीने 4 महीने बाद पता चला उसका मुकदमा वो खारिज हो गया, वो कटघरे में खड़ा हो गया। तो स्ट्रेटजी जो न्यायालयों में चली, जो न्याय तो वो शायद नहीं थी। बहुत लंबे समय तक न्यायाधीश रिटायर हो जाते थे, न्यायालय ये न्यायमूर्ति महोदय, फिर वो अपना सोसाइटी में रहते, उन्होंने कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया इससे, क्योंकि वो इतने बड़े पद पर बैठ चुके थे, उन्हें हम न्यायमूर्ति कहते थे कि उन्हें कोई दूसरे पद इवन बड़े बड़े ऑफर होते रहे होंगे, गवर्नर से लेके पता नहीं कौन, उन्होंने कोई पद नहीं स्वीकार किया। और आज आप देख लीजिए, आज हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के यादव जी हैं, उन्होंने जो निर्णय दिया उनको सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर रहा, सॉरी कहिए, माफी मांगिए, और वो कह रहे हैं मैं माफी। इमेजिन, कल्पना करें। मुझे लगता है कि ये तमाम कारण सब आप जानते हैं, और यही वजह है कि ये पार्क फाउंडेशन जो है ये निकला। ये काम हमारा आपका नहीं है, जागरूकता बढ़ाना, चलाना, देखना, ये सरकार के हिस्से का काम है, न्यायालयों का काम है, स्टेट ये सब काम करेगा। लेकिन स्टेट और स्टेट की मशीनरी जहां खामोश हो जाती है, या आप समझें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाती, तभी सिविल सोसाइटी के चिंतित समूह में से कुछ लोग निकलते हैं और अपनी इस जिम्मेदारी को संभालते हैं, अपने इस करते। ठीक है, उनकी संख्या कम होती है। अभी कोई बढ़िया आयोजन होता तो हम समझते हैं कि संख्या के लिए फिर आपको सोचना पड़ता, यहाँ की सिविल सोसाइटी को और ओझा जी को, जीवेश भाई को, यार ऐसा कोई मैदान लिया जाए जिसमें 20-25 हजार आदमी आ जाए। संविधान जिससे वो 20-25 हजार आदमी भी गवर्न होते हैं, उस पर बात करने के लिए 500 इतनी संख्या जो है शायद बहुत रेयर जगह मिलती है। बहुत कम लोग जो हैं इतना अपने स्वतः आते हैं। पर अभी किसी धार्मिक प्रवचन, चाहे जिस कम्युनिटी का रिलीजन का करा दीजिए, तो जगह नहीं मिलती। मैं कुंभ के आसपास का ही रहने वाला हूँ, और आप टीवी में देख लीजिए, जो टीवी का काम नहीं था वो टीवी वो काम कर रहा है। मैं हमारे कई पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, उनसे भी ये उम्मीद थी, कंफ्यूजन करता था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में वो सोच समझ के लिखने पढ़ने की आज़ादी उन्हें दे दी जाएगी। तो वर्ल्ड प्रेस परिषद के कुछ रूल्स हैं, और उस रूल्स रेगुलेशन पर प्रेस परिषद जो है, भारत सरकार के भी रूल हैं, प्रेस परिषद ने खुद अपनी गाइडलाइन बनाई है, उस पे अगर वो खरे उतरते हैं, आप ढूंढ डालिएगा छत्तीसगढ़ में या अपने दुर्ग भिलाई में, तो शायद कोई रेयर एकाक पत्रकार आपको बन जाए, वरना वो अर्बन नक्सल हो जाएगा। लेकिन कंस्टिट्यूशन उसको ये बात कहता है कि स्वतंत्र रहो, स्वच्छंद नहीं। पर वो जो खबर नहीं आने वाली है, वो खबर भी आपसे पूछ लेगा, वो खबर भी दिखा देगा। तो ये जो कोर वैल्यूज थे, जो न्याय के बगैर अधूरे थे, और जैसा हमारे भाई ने कहा इस बात को कि वो कुव्यवस्था में बदल गया है, बात बहुत ठीक है। पर हमें अभी भी, हम न्यायालयों की आलोचना करने का हमारे पास वो बहुत अधिकार नहीं, अब तो हो रहा, लेकिन पहले सोचा जाता था कि न्यायालयी टिप्पणी पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। और बाबरी मस्जिद के न्याय में एक पक्ष ने कहा कि न्यायालय का आदेश मैं मानूं, हम मानेंगे, और न्यायालय ने लिखा 800 पन्ने 700 पन्ने का आदेश, जिसमें 700 बार ये लिखा कि भाई सबूत नहीं मिले, लेकिन क्या करें, ये जमीन ऐसे दे दी जाती है। ये आदेश का ये तरीका है। यानी संवैधानिक जो मूल्य है वो कहीं न कहीं
वो जो परिकल्पना लीजिए, वो परिकल्पना जो थी वो कहीं न कहीं वो भारत निर्माण की वो कहीं खतरे में है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत छोटी सी बुद्धि में जो बात आई वो कहीं पटरी से उतर गया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है, जो वैल्यूज हैं, जो कल्पना थी, इन चार के अलावा जो सामाजिक न्याय की बात थी, सामाजिक न्याय पर भी बड़े खतरे आ रहे हैं। उस पर बहुत बात हो रही है, ये गलत 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 है। हम सामाजिक न्याय, संविधान इस बात को मानता था कि कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए, कुछ लोग बहुत पीछे चल गए। ये संविधान सभा में ये बहुत चर्चा का विषय था कि कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए और कुछ लोग बहुत पीछे रह गए। दोनों के बीच की दौड़ या दोनों के बीच की दूरी को खत्म किया जाए, कमजोर वर्गों के लिए कुछ विशेष क्लासेज बनाए जाएं, उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाएं, आज नहीं तो कल वो उस बराबरी पर आ जाएंगे। और ये बड़े लोग जो हैं इनको नियंत्रित किया जाए। जिसे संविधान सभा ने महसूस किया कि सामाजिक और आर्थिक सुधार बहुत जरूरी है, स्पेशली लैंड के, भूमि के सुधार बहुत जरूरी है। निकट भविष्य में भारत में भूमि का बंटवारा बहुत जरूरी है। कुछ बहुत असामान्य वितरण है जमीनों का, कैपिटल का, बहुत असामान्य वितरण है। संविधान की मंशा, इसका कोर वैल्यू इस सामाजिक न्याय के पथ पर दिनों दिन बढ़ा जाए। अब कितना बढ़ पाए हैं हम, ये बैठे हुए ज्यादातर साथी तो समझ रहे हैं, पर इस पर बहुत चर्चा हुई। और ये हुआ कि अगर सामाजिक न्याय नहीं होगा, बराबरी का दर्जा नहीं धीरे धीरे हम पा लेंगे, तो संविधान अपना मूल्य खो देगा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं पूंजी को, तो बहुत कुछ गिने चुने लोगों में, भारत की 75% पूंजी जो है कुछ गिने चुने 10, 20, 25 लोगों के पास है। पूंजी का बंटवारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से हम चले और सामाजिक न्याय की ओर संविधान हमें ले जा रहा था, इसका वैल्यू था। और सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी और जन्मना ऊंच नीच या आर्थिक सामाजिक बराबरी का गोल पाना था। ये संविधान सभा में लोगों की बड़ी चिंता थी। लेकिन हुआ क्या, पूंजी का केंद्रीकरण हो गया। कुछ लोगों के पास पूंजी हो गई, बाकी के लोगों के पास काम कम हो गया। लिटरल एंट्री नहीं होनी थी, योग्यता और रिजर्वेशन के अलावा की नियुक्ति नहीं थी हमारे पास। इसे अवसर और क्षमता, इस व्यवस्था में क्या था कि जो अपनी क्षमता के अनुसार, ये हमारे संविधान की स्पिरिट थी और ये वैल्यू था, क्षमता के अनुसार लोगों को काम दिया जाए। जिसकी जितनी क्षमता है उसको रोजगार दिया जाए और जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना आवंटित किया जाए। ये दोनों के बीच तालमेल रखना था। अब जरूरत वाले को क्षमतावान बनाना ये स्टेट की जिम्मेदारी थी और क्षमतावान को काम देना ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। ये संविधान निर्माताओं ने उम्मीद किया था स्टेट और स्टेट की एजेंसी इस ओर आगे बढ़ेगी। ये वैल्यू संविधान का बहुत महत्वपूर्ण था, सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी था। पर सामाजिक न्याय हम रटते रह गए, बहुत आगे नहीं बढ़ पाए और बाद के दिनों में, आज के दिनों में अगर हम देखते हैं तो शायद वो हमें ख्वाब लगता है, सपना लगता है। ये बहुत गूढ़ प्रश्न था। जमीनों के बंटवारे को, जमीनों के बारे में बहुत बात हुई कि जमीन कैसे होगा, कैसे होगी। ये उम्मीद की गई कि जमीन के कुछ कानून बने और राज्यों से अपेक्षा की जाए कि जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन की वो कोशिश करेंगे, अपने यहाँ कानून बनाएंगे।
डिस्कशन में भीमराव अंबेडकर का ये था कि भारत में जमीन सिर्फ आर्थिक साधन नहीं है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। इसको खाली जमीन में को आर्थिक दृष्टि से न देखा जाए, बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से जमीन का कोई महत्व नहीं, वो कभी इसको इस महत्व से नहीं देखे। और उन्होंने कहा सामाजिक प्रतिष्ठा उसी के पास है जिसके पास जमीन है गांव में। तो जमीन का प्रश्न जो है आर्थिक नहीं है, सामाजिक है। फिर ये तय हुआ कि इसके आगे कानून बनेंगे, जमीनों के बंटवारे के कानून नहीं बने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान लागू होने के लगभग 6 महीने में आते आते जमीनों के जो डिस्ट्रीब्यूशन की या बांटने की कुछ सरकार कोशिश कर रही थी, तो उसमें कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इतने आर्डर आने लगे कि सरकार परेशान, खासतौर पर नेहरू परेशान। नेहरू ने चिल्लाकर कहा कि ये दीवार में टंगी हुई तस्वीर को बदल देने से इतिहास नहीं बदलता, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है तब इतिहास बदलता। दीवार में टंगी हुई तस्वीर को अगर आप बदल देते, ऐसे में हम कोई सामाजिक न्याय का काम नहीं कर पाएंगे, अदालतें ही हमें सामाजिक न्याय का काम नहीं करने देंगी। श्रेष्ठी वर्ग का वर्चस्व था। संविधान सभा में भी आप देखेंगे जमींदारों का, श्रेष्ठी वर्ग का और जागीरदारों का, राजाओं के बड़े प्रतिनिधि थे, इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं होते थे। प्रिवी पर्स तक तो उन्होंने एक्सेप्ट करवा लिया, उसको खत्म कर पाने की कोशिश में तत्कालीन मंत्रिमंडल या ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी। बाद के दिनों में ये खत्म हुआ। बैंकों का नेशनलाइजेशन बहुत जरूरी था, होना था, लेकिन नहीं कर पाए, इतने मजबूत प्रतिनिधि वहां थे। तो लैंड का प्रश्न बहुत मजबूत था और 6 महीने के आते आते जमीन के बारे में जो सुधार, जो कुछ उसको अधिग्रहण करने की कोशिश करी, सब कोर्ट से ऑर्डर आ गए कि वो रोक लिए गए। सक्षम कानून नहीं था, व्यवस्था था, स्टेट ने कुछ। केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर संभवतः बाद में भी किसी ने जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। जी हाँ, कश्मीर में भी एक्चुअली। तो अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट नेहरू और अंबेडकर जी के जीवन में ही आ गया। जमीन को लेकर बहुत विरोध हुआ। ये जो विरोध देख रहे हैं, ये विरोध मैं उस वक्त बताना इसको भूल गया, वो ये भी एक बड़ा मजबूत विरोध था कि अभी राज्यसभा बनी नहीं है, उसके पहले ही अमेंडमेंट। नेहरू का कहना था ऐसे तो हम सामाजिक न्याय का कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। और कांग्रेस के 27 सदस्यों ने सिग्नेचर के लिख के एक अपील नेहरू मंत्रिमंडल को दे दिया, नेहरू को दे दिया कि आप हमसे इस कानून पर कोई उम्मीद मत रखिएगा। रूलिंग पार्टी का सदस्य कह रहा है कि आप हमसे इस पर कोई उम्मीद मत रखिएगा, जमीनों के कानून जो आप बना रहे हैं। बावजूद इसके कानून बने और ये हुआ कि ये सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी है, कानून बने। बाबा साहब से उस वक्त कोई जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा भी था, तो उनका ये कहना था कि अगर नेहरू इस बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं। उन्होंने इस पर बहुत टिप्पणी नहीं की। बुद्धिजीवी थे, दूरदर्शी थे, आगे बहुत कुछ सोचते थे, उन्होंने टिप्पणी नहीं की और कानून बना। ये प्रतिगामी ताकतों का एक जबरदस्त विरोध था। मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य जो थे बहुत प्रोग्रेसिव थे, कुल के कुल ज्यादा से ज्यादा मंडूप वहां बैठे हुए थे। 27 ने लिख के दे दिया बाकायदा कि हम इसमें हमसे कोई उम्मीद न रखें। बावजूद इसके कानून आया। फिर आप देखते हैं कि 1950 के अंदर तक लैंड रिफॉर्म एक्ट बने, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट बना, सीलिंग एक्ट बने, धीरे धीरे बने और राज्यों से अपेक्षा की गई कि वो अपने यहाँ इस तरह के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लैंड स्टेट का मामला था ज्यादा, पर कानून बने इस संविधान के मंशा के अनुरूप ये बनाया गया। तो जो मानवीय मूल्यों का है, जिसको कहा जाता था समावेशी कॉन्स्टिट्यूशन, वो समावेशी कॉन्स्टिट्यूशन बना।
ये जिनके लिए अवसर की जरूरत थी उनके अवसर को क्रिएट करने की बात हुई, अब किया नहीं, क्योंकि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण को अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा। उस भाषण में आप देखिए कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न होगा, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अपना मूल्य खो देगा। स्पष्ट भाषण है। और अगर आज की तुलना हम करें तो संविधान लागू करने वाले लोगों की जो जिम्मेदारी है, जिन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, संविधान का कितना वो स्वीकृति उनमें है। और बयान आप देखिए राज्य में, स्टेट में, सरकार में बैठे हुए लोगों का संविधान को लेकर जिस तरह का बयान आता है, ये बयान यूं ही नहीं आता। ये बयान बहुत जिम्मेदार अंतिम व्यक्ति जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है उससे तो नहीं आता, पर ये बीच बीच में ये सब बातें जो वो भी जो बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वो राज्य नीति निर्धारण के हिस्सा होते हैं। वो बात बोलते हैं, वो कहलवाई जाती है कि धीरे 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 ये बात लोगों के जहन में बैठ जाए। और ये कड़ी बहुत पुरानी है। इन वैल्यूज के खिलाफ बहुत बड़ी जमात धीरे धीरे तैयार हो रही है। इसमें जो सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। पूरा मूवमेंट आज़ादी के आंदोलन में सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो हम आज़ादी नहीं पा सकते थे। बड़ा था, जितने बड़े कानून बने, जितने बड़े ये मनरेगा बन गया, आरटीआई बन गया, आरटी बन गया, ये सरकार ने बहुत खुश होकर नहीं बनाया। ये सब सिविल सोसाइटी के दबाव में बना। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उस समय इतना स्पेस था कि सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकलती थी और शाम में घर चली जाती थी। वो स्पेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, जो वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन के थे, वो स्पेस बहुत सिकुड़ता जा रहा है। शायद हम में से ज्यादातर लोग अब जिस तरह से मनरेगा में निकले थे, आरटीई में निकले थे, आरटीआई में निकले थे, या निर्भया के वक्त निकले थे, शायद अब वो समय हमारे पास, या शायद हमारी हिम्मत नहीं है, शायद हमारा समय नहीं है, या शायद हमारी हिम्मत टूट चुकी है कि उस तादाद में हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह इसको नहीं करेंगे तो हमारे जो कोर वैल्यूज है, जो परिकल्पना की गई थी, वो पूरी नहीं होगी और हम एक धार्मिक राज्य के ताने बाने में की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा साहब को अगर देखें तो उनकी एक स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, जब उन्होंने कहा, और गांधी को भी देखें, नेहरू को भी देखें, ये धार्मिक राज्य के बिल्कुल खिलाफ थे। बाबा साहब में धार बहुत थी, खिलाफ सब थे, धार थी। उन्होंने कहा भारत के लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जिस दिन ये प्रतिगामी ताकतें, ये धर्म के आधार पर राज्य बनाने वाली ताकतें सत्ता में आ जाएंगी। हमें पूरी ताकत से इन्हें सत्ता में आने से रोकना होगा। इतनी स्पष्ट बात। गांधी इसको दूसरे तरीके से कहते थे, नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर इस बात को कहते थे। नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते थे। इतने अवसर दिए गए और ह्यूमन राइट की जगह दी गई, और डेमोक्रेसी, जो की वैल्यू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या हुआ? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। क्यों हुआ? कि जब हमने वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिख दिया तो अब, और ये हो गया गणराज। गणराज एक एक व्यक्ति उसमें समाहित है, लोक का राज्य है और लोक द्वारा चुना गया है, लोक हित में चुना गया है। एक जो वोट का पावर हमारे पास है, वहां भेजने का पावर हमारे पास, हमारे लोकतंत्र की जो सबसे मजबूती थी, जो सबसे खूबी थी, जिसे बाबा साहब कहते थे कि राजनीतिक आजादी मिल गई, एक वोट एक व्यक्ति। तो हम वहां भेज सकते हैं, वहां हमारा प्रतिनिधि गया है,
लेकिन आज अगर देखें तो हमारा वहां कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आता, वहां हमारा मालिक बैठा हुआ लगता है, वहां हमारा प्रतिनिधि नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मंशा के अनुरूप नहीं है। ये परिकल्पना भारत के भविष्य के भारत की नहीं थी। ये ख्वाब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने नहीं देखा था। उसके जिम्मेदारी, जब लोकतंत्र हमने कहा तो लोक का रिप्रेजेंटेटिव वहां हमने भेजा, और अगली बार जब वो आएगा, अगर हमारे लोक हित की बात वो नहीं करेगा, जैसा कि वो नहीं करता, ये किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की बात नहीं है, वहां बजा गया हुआ हर आदमी जो है नहीं करता, अगली बार नकारने का पावर भी हमारे पास है। हमने स्थायी तौर पर उसको नहीं भेजा, सामंत नहीं बना दिया, लोकशाही है ये राजशाही नहीं थी, उसको भेजा। लेकिन जब वो लौटता है, यही जो है नेहरू की बात आती है कि जब आप जिम्मेदार नहीं होंगे तो आप संविधान को की दृष्टि में जो है इरेलीवेंट हो जाएंगे, और आपकी दृष्टि में संविधान भी इरेलीवेंट हो जाएगा। एक बार मौलाना आजाद को पहले लोकसभा के इलेक्शन में रामपुर से टिकट दिया गया। रामपुर से टिकट देने के पीछे उद्देश्य क्या था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मौलाना आजाद ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। लंबी बहस हुई कांग्रेस लीडरशिप से, मौलाना आजाद से, नेहरू से, मौलाना आजाद से, पटेल से, बहुत लंबी बहस हुई। और लंबी बहस में ये था मौलाना आजाद का आर्गुमेंट कि अगर मैं मुस्लिम सीट से जीत कर आऊंगा तो क्या रह गया मेरा, कैसा लोकतंत्र हम बना रहे हैं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। आजादी का आंदोलन अभी अभी बीता है, घाव भी भरे नहीं है, और हम कैसा लोकतंत्र बनाएंगे, ये नहीं होगा। बहुत मुश्किल में उनकी पार्टी बढ़ी, अंततः उनको मनाया गया और दूसरी बार उन्होंने लोकसभा अपना बदल दिया। एट 11th आवर उन्होंने मान कहा फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। आज आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की भी ये मंशा नहीं थी, उसके वैल्यूज में ये नहीं था, और आज आप देख लीजिए कि आज जातियों के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि वहां बैठा हुआ व्यक्ति हमारी बात करेगा। मैं एक बार उड़ीसा गया तो मुर्मू, एक आदिवासी ट्राइबल साथी था, उसने हमसे कुछ ऐसे बातचीत होने लगी, अरे अच्छा कार्यक्रम चल रहा है लेकिन मेरे को कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और मुर्मू, मैं ऐसी बात कर रहा था रिप्रेजेंटेशन की कि जो विधानसभा लोकसभाओं में हमारा प्रतिनिधि नहीं था, वो बहुत गुस्से में, मित्र था मेरा, खड़ा हुआ, बहुत जोश में उसने हमसे कहा कि 14 एमएलए हैं हमारे विधानसभा में। तो बड़े जोश में, हमारी बात वहां नहीं सुनी जाए। हमने कहा नहीं, बहुत ठीक बात कर रहे, बहुत है, ये आपकी बहुत ठीक है, पर ये बताओ वो पटनायक के हैं, बीजेपी के हैं, कि कांग्रेस के हैं, कि तुम्हारे हैं? ये तो तय कर लो कि कोई प्रतिनिधि वहां गया हो और वो तुम्हारी बात कर रहा है, वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधि है। यहाँ हमने उसे भेजा पर वो अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहां जाने के बाद उसकी पार्टी ने कह दिया इस पर मत बोलना, व्हिप जारी कर दिया। बोल रहा कंफ्यूजन की ये मंशा नहीं थी, बिल्कुल नहीं है। आज भी कंफ्यूजन पड़ा रखा है, पर उसकी रिलेवेंसी धीरे धीरे, फिर ये मेरी बात सुनते ही मैंने कहा वहां तो पटनायक के लोग हैं, वहां तो कांग्रेस के लोग हैं, वहां भाजपा के लोग हैं, तुम्हारा कौन है जो तुम्हारी वहां वकालत करे? पता नहीं कि सडनली उसकी समझ में आई, तो जितने जोश से उठा था उतनी जोश से बैठ गया। तो जब हम इस तरह के सिलेक्शन में, ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अधिकार ही की बात की, हमारे जो कर्तव्य हैं, एक बेहतर स्वस्थ व्यक्ति को वहां भेजना। जब वो जाएगा तो वो लोकतंत्र की भी रक्षा की बात करेगा, और वहां जाने के बाद वो जो है वो सीधे सीधे हमारी बात, हम व्यक्ति उसके सेंटर में होगा, हम उसके केंद्र में होंगे। और अभी जिनको हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये क्या स्थिति है कि ऐसे लोग पता किए जा रहे हैं 75 सालों बाद भी कि
कि इस क्षेत्र में किस जाति की संख्या ज्यादा है, किस जात का किस जात के साथ गठजोड़ है। एबिलिटी, सबसे बड़ी योग्यता क्या हो गई है? जाति और धर्म। इस धर्म के लोग यहाँ बहुत ज्यादा हैं, तो जरा टिकट हमको देने के लिए, चाहे नालायक ही सही, उस धर्म वाले को देना चाहिए। हमारे यहाँ शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मौलाना आजाद का आपने देखा, हमारे बनारस में शहर से जहां मंदिरों का पूरा हुजूम है, आप देखें, हमारा शहर मंदिरों का शहर है, चरागे दायर मंदिरों का शहर है। वहां से विधायक होते थे रुस्तम सैटी, पारसी। आज हम कल्पना नहीं कर सकते। मियाँ बीबी 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग, यानी 2 वोट उनके पास था। शहर दक्षिणी के वो विधायक होते थे और वो मिनिस्टर भी हुए स्टेट गवर्नमेंट में। कम्युनिस्ट थे, सीपीआई के मेंबर थे, सीपीआई के बड़े लीडर थे, और वो क्लास लेते थे, ट्रेन करते थे, क्लास चलाते थे सीपीआई का। 2 वोट था उनके पास, उनका और उनकी पत्नी का, पर वो हमारे एमएलए होते थे। उस धार्मिक शहर से ये कंफ्यूजन की स्पिरिट थी। जी हाँ, उदल के पास इस संदर्भ में वो सीपीआई के मेंबर होते थे। सीपीआई के 9 बार के विधायक हैं हमारे उदल, लेकिन उस इलाके में पटेल लोगों की संख्या जो है डोमिनेट करती है। 60% के